तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आगे। मैं कल रूल 9 पढ़ा था। तो हाँ। आज रूल 10 है, एक्शन ऑन इंक्वायरी रिपोर्ट। ठीक है। थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि पिछला एक बार हल्का सा ब्रीफ कर दूं मैं, कंफ्यूज ना हो जाए। उसमें हल्का सा मैं लास्ट में थोड़ा स्पीडली खींचा था कल मैं। तो सबसे पहले बताऊंगा कि इंक्वायरी की जो काफी सारी बातें स्टेजेस मैंने आपको बताए थे। लास्ट के 2 स्टेजेस थे, वो थोड़ा सा मैं रिपीट करना चाहूंगा एक बार दोबारा फिर। कि इसमें लिखा हुआ है 25(1) पर लिखा हुआ है, After the conclusion of inquiry, a report shall be prepared and it shall contain। तो इंक्वायरी ऑफिसर जो होगा वो पूरी इंक्वायरी करेगा, एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन जो भी होगा उसका, विटनेसेस के जो एग्जाम गवाह जो होते हैं उनको स्टेटमेंट लेगा, उसका जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके रिकॉर्ड लेगा, फिर उनसे अ, 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 जो चार्ज ऑफिशियल है उसका भी रिटर्न स्टेटमेंट ले सकता है, रिटर्न ब्रीफ ले सकता है। जो भी पूरी घटनाक्रम जो मैंने आपको बताई थी वो करने के बाद लास्ट में इंक्वायरी ऑफिसर के जो होंगे वो 2 काम होंगे। अब पहला काम होगा कि वो इंक्वायरी रिपोर्ट बनाएगा, ठीक है ना? और दूसरा होगा जो रिपोर्ट होगी वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को फॉरवर्ड करेगा, ठीक है ना? तो जस्ट ये लास्ट का कंक्लूडिंग पैराग्राफ रिपीट कर रहा हूँ। तो जब वो इंक्वायरी रिपोर्ट बनाएगा, इसमें 25(1) बताएगा, तो उसमें बताएगा ही शैल प्रिपेयर रिपोर्ट शैल बी प्रिपेयर्ड एंड शैल कंटेन। रिपोर्ट जो बनाएगा उसमें क्या क्या बातें होगी। तो मैं थोड़ा सा स्पीडली खींच लिया था टाइम के हिसाब से, तो आज मैं थोड़ा इसको आराम से थोड़ा ढंग से बताना चाह रहा हूँ, ताकि ये चीज इंपॉर्टेंट है पूरी इंक्वायरी में कि जब वो इंक्वायरी रिपोर्ट बनाएगा उसमें क्या चीजें शामिल होगी। पहला है ए, द आर्टिकल ऑफ चार्जेस, आर्टिकल ऑफ चार्जेस एंड स्टेटमेंट ऑफ इम्पुटेशन, मिसकंडक्ट, मिसबिहेवियर। ठीक है। इसका मतलब ये जो आर्टिकल ऑफ चार्जेस और स्टेटमेंट ऑफ इम्पुटेशन है, ये कहाँ से मिलेंगे? ये जो चार्जशीट में जो दिया था, डिस्प्ले अथॉरिटी ने जो चार्जशीट सर्व की थी उसकी चार्जशीट में जो है चार्जेस लगे थे, आर्टिकल चार्जेस स्टेटमेंट, तो वैसे के वैसे ही कॉपी करेगा उसमें, उसको इंक्वायरी ऑफिसर को चेंज नहीं करना है, अल्टरेशन नहीं करना है। जो चार्जेस लगाए थे, क्योंकि उसको जो रिपोर्ट बनेगी जो चार्जेस दिए गए थे उसी के ऊपर ही उसको बात करनी है। तो पहले जो चार्जेस दिए थे सब एस टू, जैसे चार्जेस थे, जो स्टेटमेंट था इम्पोर्टेशन का, वैसा का वैसा ही उसको टाइप करेगा इंक्वायरी ऑफिसर। ठीक है। उसके बाद आएगा द डिफेंस ऑफ द रेलवे सर्वेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच आर्टिकल ऑफ चार्जेस। जो रेलवे सर्वेंट था, चार्ज ऑफिसर, उसने जो आर्टिकल चार्जेस के सामने कनेक्शन में जो डिफेंस दिया था, ईच आर्टिकल चार्जेस के डिफेंस में उसने जो डिफेंस सबमिट किया वो बताएगा उसके अंदर अपनी रिपोर्ट में। ये तो जो बात है क्लियर बात है, उसमें अपना दिमाग उसको लगानी। अब सी आएगा, द असेसमेंट ऑफ एविडेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच आर्टिकल चार्जेस। अब मूल्यांकन बोलते हैं असेसमेंट को, कि जो भी चार्जेस के सामने जो भी एविडेंस गवाह आए, इंक्वायरी के दौरान जो भी गवाही सामने आई, जो भी बातें सामने आई, उसके ऊपर उसका असेसमेंट रखेगा वो। हर चार्जेस जो भी आर्टिकुलर चार्जेस जो भी थे, हर चार्जेस के ऊपर उसका असेसमेंट जो है वो करेगा, जो भी एविडेंस के दौरान जो बातें आई। लास्ट में जो फाइंडिंग्स, निष्कर्ष, कि चार्जेस प्रूव हुए कि नहीं हुए। असेसमेंट और फाइंडिंग्स में अंतर है। असेसमेंट तो बताएगा कि क्या घटनाक्रम रहा, चार्जेस क्या थे और क्या बातें सामने आई। ये दो चीजें कि चार्ज कुछ लगाया और उसके बाद सामने, फिर उसका निष्कर्ष, दोनों को मिला के निष्कर्ष की प्रूव हुए कि नहीं प्रूव हुए, ये आपका निष्कर्ष होता है। तो फाइंडिंग्स ऑन ईच आर्टिकल चार्जेस एंड द रीजन देयर ऑफ, फिर उसका कारण भी बताएगा उसको, चार्ज प्रूव हो रहा है, क्यों प्रूव हो रहा है ना? तो वो रीजन भी देगा। तो इसमें जो लास्ट है डी इंपोर्टेंट है, कि चार्जेस जो है वो उसको हर आर्टिकल चार्जेस के ऊपर बताना है, ना कि हम एक होल बताना है कि एक सिंगल करना है, ठीक है ना? हर चार्जेस के ऊपर बताना है उसको, चार्जेस प्रूव हुए, नॉट प्रूव हुए, उसका क्या रीजन है। ठीक है। ये इस तरह की वो एक रिपोर्ट बनाएगा इंक्वायरी ऑफिसर। बना लिया, रिपोर्ट बन गया पूरा, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 10 पेज का एक रिपोर्ट, सिंगल पेज, सिंगल जो है पूरी एक रिपोर्ट बनेगी इंक्वायरी ऑफिसर की। रिपोर्ट बना ली 25(1) के अंदर। अब ये रिपोर्ट जो है 25(2) में बताया है कि फॉरवर्ड करेगा डिस्प्ले अथॉरिटी को। ठीक है। तो फॉरवर्ड करेगा, तो अब क्या क्या फॉरवर्ड करेगा उसके अंदर, तो उस वापिस आ जाएगा ये 25(2) में। ए आएगा, द रिपोर्ट प्रिपेयर्ड बाय इट अंडर क्लास 1। क्लास 1 जो ऊपर हमने बताया था 1, उसमें जो रिपोर्ट बनाई थी सबको ABCD को जोड़ते हुए, शामिल करते हुए रिपोर्ट बनाई थी, वो सबसे पहले वो रिपोर्ट लगेगी उसके अंदर, जो फॉरवर्ड करेगा उसके साथ डॉक्यूमेंट्स जो भी थोड़ी को उसको SF7 के अंदर जो इंक्वायरी ऑफिसर नॉमिनेट किया है, नॉमिनेट करने के बाद उसका काम है कि इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट करे। इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट के साथ, इंक्वायरी रिपोर्ट के साथ में जितने भी एनेक्सर लगेंगे, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, वो बताया इसमें 22 में। तो रिपोर्ट हो गया है। में है रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, if any submitted by the
रेलवे सर्वेंट ने कोई रिटर्न स्टेटमेंट दिया है डिफेंस में, अपने बचाव में कोई भी डिफेंस दिया है रेलवे सर्वेंट, तो वो लगेगा उसके अंदर। सी के अंदर बताया तो ऑरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस इन द कोर्स ऑफ इंक्वायरी। तो इंक्वायरी के दौरान जो भी मौखिक तौर पे या डॉक्यूमेंट्री जो भी एविडेंस जो भी प्रोड्यूस किए गए हैं सारी इंक्वायरी के दौरान, पूरी एंटायर इंक्वायरी के दौरान जो भी डॉक्यूमेंट्स आए हैं आपके, ओरल ये है या वैसे भी डॉक्यूमेंट्स जो भी आए हैं प्रोड्यूस किए गए हैं, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रिपोर्ट में लगेंगे, फाइल में लगेंगे उसके। डी है रिटर्न ब्रीफ इफ एनी फाइल्ड बाय द प्रेजेंटिंग ऑफिसर इफ एनी और द रेलवे सर्वेंट और बोथ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी। तो मैंने जैसे बताया है कि इंक्वायरी जब कंप्लीट हो जाती है तो भी पहले तो डिसिप्लिन अथॉरिटी साइड से कंप्लीट होती है, फिर रेलवे एम्प्लॉय की तरफ से खत्म होती है। खत्म होने का मतलब होता है उनके जो भी विटनेस होते हैं सारे एग्जामिन हो गए, सारी इंक्वायरी कंप्लीट होती है। तो मैंने बताया था इससे पहले की वीडियो में कि लास्ट में चार्ज ऑफिशियल रेलवे सर्वेंट जो है और प्रेजेंटिंग ऑफिसर दोनों को कहा जाता है कि आप अपना रिटर्न ब्रीफ दें, आप क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो वो जो ब्रीफ होगी अगर किसी ने दिया है, दोनों वैसे दोनों को कहा जाएगा, दोनों ने कहा गया, दोनों ने दिया है तो दोनों के हैं, या जिसने नहीं दिया तो ठीक है, जिसने दिया है उसका ब्रीफ लगेगा इसमें डी के हिसाब से। लास्ट में ई है द ऑर्डर इफ एनी मेड बाय द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इन रिगार्ड टू द इंक्वायरी। अगर कोई ऑर्डर दिया है, कोई डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने इंक्वायरी कनेक्शन में कोई और ऑर्डर दिया हुआ है, तो वो भी इसमें साथ में लगेगा। इस तरह का पूरा जो एक रिपोर्ट बनेगा, एक तो रिपोर्ट हमने बताया था 25(1) में, वो सिर्फ जो भी आर्टिकल चार्जेस के कनेक्शन में चार्ज प्रूव हुए, नहीं प्रूव हुए, क्या इंक्वायरी हुई, वो रिपोर्ट बनेगी। फिर जो डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का इंक्वायरी कंप्लीट करके, चार्ज इंक्वायरी ऑफिसर की जो ड्यूटी होती है कि इंक्वायरी कंप्लीट करके अपनी रिपोर्ट के साथ ये सारे डॉक्यूमेंट भी उसको देने हैं एज ए इंक्वायरी ऑफिसर। ये इंक्वायरी ऑफिसर ड्यूटी बनती है। तो ये हमारे इंक्वायरी का जो कल मैंने थोड़ा स्पीड में खींचा था, तो आज मैंने कहा थोड़ा डिटेल में बता दूं। आता है कि इंक्वायरी रिपोर्ट प्लस साथ में जो बी सी डी ई डॉक्यूमेंट्स दिए हैं अथॉरिटी को, अब है कि एक्शन ऑन इंक्वायरी रिपोर्ट। जो एक्शन है इंक्वायरी रिपोर्ट के ऊपर क्या एक्शन लेना है, वो सरकार ने बताया है रूल 10 के तहत कि डिसिप्लिन अथॉरिटी को क्या करना है ना। सबसे पहला है इफ द डिसिप्लिन अथॉरिटी आफ्टर कंसिडरिंग द inquiry report is of the opinion that further examination of any of the witness is necessary in interest of justice, it may recall the said witness, examine, cross-examination and re-examine the witness. जैसे इंक्वायरी रिपोर्ट मिलेगी डिसिप्लिन अथॉरिटी को, उसको पढ़ेगा, समझेगा, ठीक है। समझने के बाद उसको लगता है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, न्याय का रक्षा के लिए, न्याय के खातिर सही क्या है पता लगाना है, उसको लगता है इंक्वायरी में कहीं कुछ कमी रह गई है, वो चाहे तो जो विटनेसेस थे उनको दोबारा बुला के उनको एग्जामिन कर सकता है, क्रॉस एग्जामिन कर सकता है, री एग्जामिन कर सकता है। ये एक अथॉरिटी दी गई है अंडर रूल 10(1)(a) में, रूल में डिसिप्लिन अथॉरिटी को, वो चाहे तो खुद भी किसी विटनेस का एग्जामिन कर सकता है। ठीक है, एक तो ये हो गया पहला। दूसरा, उसको नहीं करना है जनरली, तो पहला नहीं है, एक प्रोविजन दिया, वो चाहे तो कर सकता है। बाकी ऐसा रेयर केस मैंने आज तक देखा नहीं कि डिसिप्लिन अथॉरिटी खुद इंक्वायरी करे, वो खुद काफी बिजी होते हैं। तो जनरली वो क्या करेंगे, नीचे जो इंक्वायरी, कोई भी उनको लगता है इंक्वायरी में कुछ कमी रह गई है, वो जो है जनरली इंक्वायरी होती है। जो बी वाला पॉइंट जनरली ज्यादा यूज होता है, तो वो इंक्वायरी इफ नॉट इटसेल्फ द इंक्वायरी अथॉरिटी में फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड बाय राइटिंग रेमिट द केस टू इंक्वायरी अथॉरिटी फॉर फर्दर इंक्वायरी एंड रिपोर्ट, एंड द इंक्वायरी अथॉरिटी शैल देयर अपॉन sit to hold further inquiry according to provision of rule 9 as far as may be। यानी उसको लगता है डिसिप्लिन अथॉरिटी को इंक्वायरी में जो भी इसकी रिपोर्ट में कुछ कमियां हैं, कुछ पार्ट उसने बराबर नहीं किया है, कुछ कमी रह गई है, तो वो इंक्वायरी ऑफिसर को वो दोबारा रिपोर्ट इंक्वायरी को केस को रेफर बैक करेगा और इंक्वायरी अथॉरिटी बोलेगा कि ये जो मुद्दे हैं उसमें आप दोबारा इंक्वायरी करें, या ये विटनेस को आप दोबारा एग्जामिन करो, ये जो भी इश्यू है, जो भी उसको लगता है ठीक नहीं है, इश्यू को दोबारा से इंक्वायरी करने के लिए कहा जाएगा। और वो जो दोबारा इंक्वायरी भी रूल 9 के तहत ही होगी, ये बताया गया इसमें 1(1)(b) में। इसके बाद है नंबर 2, 10(2). Disciplinary authority shall forward or class to be forward a copy of report of inquiry if any filed by the disciplinary authority, or where the disciplinary authority is not inquiry authority. Copy of the report of inquiry authority is finding on further examination of witness if any held under sub-rule 1(a) together with on tentative reason for disagreement if any with findings of the inquiry authority or any article charges to the railway servant, who shall be required to submit if so desired his written
recommendation or submission to discipline authority within 15 days, irrespective whether the report is favorable or not to the relevant servant. काफी नीचे कर दिया है। तो सरल भाषा में अगर समझा जाए तो इसका मतलब ये होता है कि जब इंक्वायरी ऑफिसर ने इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट कर दी, ठीक है, ये बात होगी, इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई, केस ये हुआ, या फिर डिस्प्यूट लगता है जैसे अभी बी में पढ़ा था कि रिपोर्ट बराबर नहीं थी, दोबारा इंक्वायरी की, तो दोबारा इंक्वायरी कराएगी, फिर रिपोर्ट आ गई, या वो केस हो, जो भी मामला बनता हो, जैसे इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी, इंक्वायरी ऑफिस डिस्प्यूट अथॉरिटी के हाथ में इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी, वो उस रिपोर्ट को पढ़ेगा और उसके ऊपर कई बार ऐसा भी होता है कि इंक्वायरी में चार्जेस नॉट प्रूव होते हैं, इंक्वायरी ऑफिसर चार्जेस नॉट प्रूव होते हैं और चार्जेस प्रूव होते हैं, जो भी होता है जनरली हम ये मानेंगे चार्जेस नॉट प्रूव होता है, तो उसमें डिस्प्यूट अथॉरिटी एग्री नहीं होता है, लगता है कि नहीं चार्जेस तो प्रूव हो रहे हैं मेरे हिसाब से, वो अपना यहाँ लिखा हुआ है टेंटेटिव रीजन फॉर डिसएग्रीमेंट, तो अपना एक डिसएग्रीमेंट नोट बनाएगा उसमें, खाली इंक्वायरी ऑफिसर ने 4 चार्ज लगाए, 4 में से 2 को प्रूव किए, 2 को नॉट प्रूव किए, तो जो नॉट प्रूव किए उसके ऊपर चाहे तो इंक्वायरी ऑफिसर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होगा वो अपना डिसएग्रीमेंट लिखेगा, नहीं मेरे हिसाब से चार्जेस प्रूव होता है। अगर मान लीजिए एक ही आर्टिकल चार्जेस था और एक ही अगर नॉट प्रूव हुआ, उसके ऊपर भी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी लिखेगा भाई मेरे हिसाब से चार्जेस प्रूव होता है, तो उसको बोलते हैं डिसएग्रीमेंट नोट। अगर इंक्वायरी अथॉरिटी ने चार्जेस प्रूव कर दिए हैं और डिस्प्यूट एग्री है तो कोई नोट नहीं बनेगा, फिर इंक्वायरी रिपोर्ट होगी। अगर लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इंक्वायरी रिपोर्ट से डिस्प्यूट अथॉरिटी एग्री नहीं करता है, तो जिन मामलों में एग्री नहीं करता है उन मामलों में एक डिसएग्रीमेंट नोट बनेगा डिस्प्यूट अथॉरिटी की तरफ से। तो दोनों मामलों चाहे एग्री कर रहा हो चाहे डिसएग्री कर रहा हो, दोनों मामलों में एक तो इंक्वायरी रिपोर्ट और अगर कोई डिसएग्रीमेंट नोट है, अगर इंक्वायरी से एग्री नहीं कर रहा है, अगर है, दोनों के दोनों जो हैं वो चार्ज ऑफिशियल को दिए जाएंगे डिसिप्लिनरी अथॉरिटी की तरफ से, और उसको कहा जाएगा 15 दिन का टाइम दिया जाएगा कि आप इसके ऊपर अपना फाइनल डिफेंस हमको दें। चाहे वो रिपोर्ट जो भी इंक्वायरी रिपोर्ट होता है नॉट प्रूव कर दिया हो, तो चलिए फिर रेलवे एम्प्लॉय जो होगा वो तो देगा ही नहीं, जब नॉट प्रूव है उसको बोलने की जरूरत ही नहीं है। फिर अगर देना चाह देता है तो इसमें एक आ गया है पूरा मोटा मोटा तौर पे ए में कि कोई भी इंक्वायरी रिपोर्ट आएगी, वो ड्यूटी बनती है कि इंक्वायरी रिपोर्ट जो है डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ड्यूटी बनती है कि वो जो रिपोर्ट है वो चार्ज ऑफिशियल को दे और उसको 15 दिन का टाइम दे इंक्वायरी रिपोर्ट के ऊपर, जिसमें कि इंक्वायरी ऑफिसर ने चार्ज प्रूव किए नहीं किए, यानी कि कहने का मतलब है इनडायरेक्टली इंक्वायरी रिपोर्ट कॉन्विजन नहीं होती कि आपको लगे कि आपका केस बना, इंक्वायरी ऑफिसर ने पता नहीं आपके चार्ज प्रूव किए कि नहीं प्रूव किए, वो डाउट नहीं होगा, क्योंकि अंडर डीआर रूल कंपल्सरी है कि आपका जो भी इंक्वायरी ऑफिसर ने जो आपका इंक्वायरी रिपोर्ट दिया है वो चार्ज ऑफिशियल को दिया जाएगा थ्रू डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी का अगर कोई डिसएग्रीमेंट नोट है तो वो भी साथ में दिया जाएगा। चार्ज ऑफिशियल को पूरी चीजें मालूम होगी कि मेरे मेरे अगेंस्ट में चार्जेस प्रूव हुए कि नहीं प्रूव हुए, और फिर जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो किन्हीं मामलों में कोई मतभेद रखता है क्या, दोनों मामले हैं, तो जो दोनों चीजें चार्ज ऑफिशियल को जाएगी और फिर चार्ज ऑफिशियल अपना डिफेंस 15 दिन में देगा। के बाद डिफेंस देने के बाद क्या होगा वो हमारे 2B में लिखा हुआ है, disciplinary authority shall consider the representation if any submitted by the railway servant and record its finding before proceeding further in the matter as specified in sub rule 3(4). जैसे ही रिप्रेजेंटेशन आएगा इसका चार्ज ऑफिशियल का, तो 15 दिन का टाइम हमने ऊपर दिया था, इंक्वायरी ऑफिसर की रिपोर्ट के ऊपर अपनी जो भी रिप्रेजेंटेशन देना चाहेगा वो देगा, देने के बाद फिर जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है उसके रिप्रेजेंटेशन को कंसीडर करेगा, विचार करेगा, फिर अपने फाइंडिंग्स रिकॉर्ड करेगा फॉर प्रोसीडिंग द फर्दर इन द मैटर, यानी सब रूल 3, 4, 5 मतलब आगे जो उसको एक्शन लेना है उस एक्शन को लेने से पहले अपनी फाइंडिंग्स रिपोर्ट रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। फाइंडिंग रिकॉर्ड का मतलब होता है कि फिर वो फाइनल वो प्रूफ मान रहा है कि नहीं प्रूफ मान रहा है, इस तरह का मामला रहेगा, ठीक है। अब नंबर 3 आ जाते हैं, वेयर द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी इज ऑफ द opinion that penalty warranted is such as is not within his competency, he shall forward the record of the inquiry to the appropriate disciplinary authority who shall act in manner as provided in this rule। 3 नंबर में ये कहता है कि डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को अगर को बड़ी पेनल्टी देना चाहता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं असिस्टेंट स्किल ऑफिसर हूँ, तो मैं जनरली 2800-2400 तक 24 जीपी तक के जो एम्प्लॉय हैं अगर मेरे अंडर में काम करते हैं, मैं उसको 5 नंबर 1 to 5 दे सकता हूँ। 5 का मतलब होता है 5 नंबर की जो पेनल्टी है हमारी, तो चूंकि मैं 5 नंबर की पेनल्टी दे सकता हूँ तो मैं उसको एसएफआई इशू कर सकता हूँ।
तो मान लीजिए मैंने किसी भी 2400 या 1900 किसी एम्प्लॉय को मैंने एसएफआई इश्यू की और मुझे लगता है कि गलती बड़ी है, अब मैं इसको रिमूव डिसमिस करना चाहता हूँ। तो चूँकि 5 नंबर में सिर्फ मैं अप टू 5 दे सकता हूँ, 7, 8, 9 नहीं दे सकता, तो फिर मुझे हायर ऑथोरिटी जो उसकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी, उसको मामला भेजना पड़ेगा फर्दर आगे हायर पनिशमेंट देने के लिए। तो 3 नंबर में यही कहा गया है कि कोई भी पेनल्टी अगर डिस्प्लिन अथॉरिटी लगता है कि उसकी कॉम्पिटेंसी में नहीं है, तो फिर वो हायर अथॉरिटी को फॉरवर्ड करेगा विथ इंक्वायरी रिपोर्ट, पूरा केस हायर अथॉरिटी को जाएगा। टेंटेटिव अपना रिमार्क्स रिकॉर्ड करेगा उसके अंदर कि भाई मैं ये देना चाहता हूँ बट इट इज नॉट इन माय कॉम्पिटेंसी। ठीक है। 4 नंबर है, इफ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हैविंग रिगार्ड टू इस फाइंडिंग ऑन all or any of the article charges is of the opinion that any of the penalty specified in class 1 to 4 of rule 6 should be imposed on the railway servant, it shall notwithstanding anything contained in rule 11 make an order imposing such penalty। अब एक तो ये हो गया पहला मान, 3, 4, 5 इंपोर्टेंट है, सुन लेना, समझ लेना अच्छे से। इनमें तो उसको लगता है कि भाई मेरे कंपटीशन नहीं तो हायर को भेज देगा। 4 में ये बोला है कि डिसिप्लिन अथॉरिटी को लग रहा है कि वो 1 टू 4 पेनल्टी देना चाहता है। जो भी बातें सामने आई, चार्जेस जो भी प्रूव हुए, नॉट प्रूव हुए, उसके आधार पे वो 1 टू 4 देना चाहता है। 1 टू 4 क्या होती है पेनल्टीज? रूल 6 में माइनर होती है, मेजर होती है? तो यानी कि अगर 1 टू 4 देना चाहिए, पूरी इंक्वायरी कंप्लीट होने के बाद उसको लगता है कि मुझे 1 टू 4 देना है, तो फिर वो 1 टू 4 पेनल्टी दे सकता है। इसमें ये भी लिखा हुआ है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन रूल 11, यानी कि रूल 11 के कुछ भी होते हैं। रूल 11 में था ना, जैसे कि 3 साल से ज्यादा इंक्रीमेंट देना है। 1 टू 4 में 4 नंबर की जो एनआईपी होती है विथ होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट होता है। सही है? तो विथ होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट में नॉर्मली हम ये मानते हैं कि 3 साल से ज्यादा नहीं देते हैं जनरली माइनर पेनल्टी, लेकिन चूंकि इसमें इंक्वायरी पूरी हो चुकी है, 9 की तरह इंक्वायरी पूरी हो चुकी है, तो वो अब वो माइनर पेनल्टी भी दे सकता है, लेकिन उसके अंदर चाहे तो 5 साल का, 10 साल का इंक्रीमेंट या 3 साल का इंक्रीमेंट या 2 साल का इंक्रीमेंट विथ फ्यूचर इफेक्ट कुछ भी दे सकता है। ऐसा ये कहने का मतलब ये होता है कि एनीथिंग नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन रूल 11 में कुछ भी लिखा हुआ वो कोई भी पेनल्टी दे सकता है 1 टू 4। अब उस पर रेस्ट्रिक्शन लागू नहीं है इसके अंदर। ठीक है। प्रोवाइडेड आगे लिखा हुआ है कि जहां कमीशन का कंसल्ट करना है तो वहां कमीशन की राय लेगा, उसको भेजा जाएगा, समथिंग समथिंग लिखा हुआ है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं हमारे लिए। आगे 5 में भी सेम वही बात कही है जो 4 में कही है, बताऊं दोबारा। इफ द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी हैविंग रिगार्ड टू इस फाइंडिंग all or any of the article of charges and on the basis of evidence adduced during the inquiry is of the opinion that any of the penalties specified in class 5 to 9 of the rule 6 should be imposed on the railway servant, it shall make an order imposing such penalty and it shall not be necessary to give railway servant any opportunity of making representation on the penalty supposed to be imposed। सेम 4 की तरह 4 में अगर कोई भी जो चार्जशीट फाइंडिंग्स के आधार पर एक सभी आर्टिकुलर चार्जेस या किसी आर्टिकुलर के चार्जेस पे उसको लगता है कि उसको पहले 4 में कहता है कि 1 टू 4 देना चाहता है, यहाँ सिंपल वही है कि 1 टू 5 टू 6 यानी मेजर पेनल्टी देना चाहता है रूल 6 की कोई भी, वो स्ट्रेट वे जो मेजर पेनल्टी इंपोज करता है, अब उसको दोबारा अपॉर्चुनिटी देके रिप्रेजेंटेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें ऐसा कहा गया 5 नंबर में। लास्ट में प्रोवाइडेड जो बात की वही है कि कमीशन, जहां कमीशन से कंसल्ट करना नेसेसरी है वहां मामला जो है कमीशन को भेजा जाएगा, इस तरह की बात कही है। ये पूरी हमारी जो बात है मेजर पेनल्टी रूल 10 की बात हुई है। इंक्वायरी जब हम बात करते हैं तो इंक्वायरी में रूल 9 और रूल 10 का भी पार्ट होता है कि इंक्वायरी के बाद एक्शन और इंक्वायरी रिपोर्ट क्या होती है। मैं इस वीडियो के थ्रू ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि कई लोगों को ऐसा लगता है कि मैं इतना डीप में, इतना डिटेल में एक एक लाइन क्यों पढ़ा रहा हूँ, उसको ब्रीफ भी कर सकता हूँ। ये भी कई लोगों के दिमाग में आएगा, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ लोगों को कि कई सारे लोग जो डीआर के ऊपर मेरे ख्याल से काफी वीडियो बने हैं और कई लोगों ने ब्रीफ करके बताया हुआ। मेरी हमेशा से एक कोशिश रहती है कि चूंकि मेरे वीडियोस कई एपीओ के लिए तैयारी कर रहे हैं, इवन कई लोग तो सब्जेक्ट को डील करते हैं वो कर रहे हैं, और इवन मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि कई लोग इंक्वायरी खुद डील करते हैं। और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद उन लोगों के लिए जो इंक्वायरी करते हैं, तो जो इंक्वायरी ऑफिसर होता है, मेरा ये मानना है कि उसको ये रेलवे बोर्ड ने जो लाइन लिखी, इतनी सारी बातें जैसे 25 1 2
25 रूल बनाया, उसमें भी 1 2 बनाया रेलवे बोर्ड ने, तो सारे के सारे रूल और एक-एक लाइन और एक-एक शब्द मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है और इंक्वायरी ऑफिसर को ये जानना ज़रूरी है, इवन जो डीआर डील करते हैं उनको भी। इवन हम पर्सनल डिपार्टमेंट जो काम करते हैं, हमको क्योंकि अगर हम ही नहीं पढ़ेंगे, इंक्वायरी ऑफिसर ही नहीं पढ़ेगा या सेक्शन वाले ही नहीं पढ़ेंगे, तो फिर लिखा क्यों रेलवे बोर्ड ने? तो मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज़ को हम ब्रीफ में समझें, उसके लिए ज़रूरी होता है कि पहले हम पूरी कहानी क्या है, पूरा क्या-क्या रूल है। रेलवे बोर्ड कभी भी कोई चीज़ लिखता है, तो उसके पास ऐसा नहीं कि फालतू टाइम है, फटाफट कुछ कुछ लिखे जा रहा है। हर चूँकि मैं बताता हूँ क्वासी जुडिशियली ये आता है डीआर। डीआर में एक-एक शब्द, एक-एक लाइन, एक-एक कोमा, एक-एक सब रूल हम लिंक करते हैं। हर चीज़ का अपना इम्पोर्टेंस है। वो आप तभी पढ़ोगे, इसलिए मैंने इस बार कोशिश की कि डिटेल में बनाऊँ, बाकी कभी मौका मिला तो मैं एक छोटा-सा ब्रीफ करके भी एक बहुत सरल शब्दों में बनाऊँगा इन फ्यूचर अगर मौका मिला। अभी मेरा मानना है कि जो भी इंक्वायरी ऑफिसर जो इंक्वायरी करते हैं, उनके लिए क्योंकि मेरा ये मानना है मैंने कई बार एक्सपीरियंस देखा है कि जो डीसी होते हैं, डिफेंस हेल्पर, जो यूनियन के होते हैं या जो भी होते हैं, वो रेगुलर जो होते हैं वो रेगुलर एम्प्लॉयी मतलब वही एम्प्लॉयी बार-बार डीसी बनते हैं, नया एम्प्लॉयी नहीं बनते हैं। जो डीआर इंक्वायरी कर चुके होते हैं, 1, 2, 3 तो वही बार-बार बनते हैं, तो कई बार ऐसा होता है मैंने कई ऐसे लोग मिलेंगे जो 50, 100, 200 इंक्वायरी कर चुके होंगे। तो जब इंक्वायरी डीसी की अगर नॉलेज आपसे ज़्यादा है, तो वो आपकी ड्यूरिंग इंक्वायरी आप पे हावी होने की चांस रहता है। मेरा मानना है कि इंक्वायरी ऑफिसर जो इंक्वायरी करता है, उसको सबसे पहले रूल पूरा पढ़ लेना चाहिए कि इंक्वायरी अंदर क्या-क्या नियम है, उसके पास क्या अथॉरिटी है, तो वो अच्छे से इंक्वायरी करेगा और उसके पास पूरा सॉलिड रीज़न होगा अच्छे से कंटिन्यू करने के लिए तो। जब हमारे पास सब रूल अच्छे होंगे, अच्छे से काम कर सकते हैं रेलवे में। तो इसीलिए मैंने कोशिश की थी कि मैं डीआर मैनुअल में क्या प्रोविज़न्स हैं, ये रूल वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था कि ब्रीफ में भी समझाया जा सकता है 10 मिनट में। मैं इंक्वायरी को 10 मिनट में समझा सकता हूँ। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये था कि ये ब्रीफ में डिटेल में रेलवे बोर्ड ने क्या रूल बनाए। अब मैं थोड़ा-सा मैं कोशिश करूँगा 5 मिनट में इसको एक रिवीजन करने के लिए। सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया था कि इंक्वायरी अगर करनी है, 2 मिनट में करूँगा फटाफट। तो इंक्वायरी के लिए अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी को लगता है कि मेजर पेनल्टी चार्जशीट देनी है, तो वो इंक्वायरी ऑफिसर का नॉमिनेट करेगा। नॉमिनेट करने पर पूरा केस जो है इंक्वायरी ऑफिसर को दिया जाएगा। ठीक है? चार्जशीट जो भी एम्प्लॉयी ने डिफेंस दिया और उसके एनेक्सर लिस्ट ऑफ विटनेसेस डॉक्यूमेंट्स वो इंक्वायरी ऑफिसर को भेजा जाएगा और इंक्वायरी ऑफिसर जैसे ही इंक्वायरी उसको एसएफएन मिलेगा वो सबसे पहले चार्जशीट को देखेगा, पढ़ेगा, देखेगा कहीं गलती तो नहीं है, कुछ कमियां तो नहीं रहेगी। पूरी इंक्वायरी करने के बाद फिर पता चला चार्जशीट ही गलती है तो फिर सारी इंक्वायरी वेस्ट गलत हो जाती है। उसके बाद देखेगा सारे डॉक्यूमेंट्स विटनेस सब बराबर है। उसके बाद वो प्रिलिमिनरी हियरिंग पीएच के लिए चार्ज ऑफिशियल को बुलाएगा। वैसे मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि चार्ज ऑफिशियल से 4-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्या आपको चार्जशीट मिल गई है, चार्जशीट आपने पढ़ लिया है, चार्जशीट समझ लिया है, चार्जेस आप एक्सेप्ट करते हो, अपना विटनेस खुद करोगे, डिफेंस खुद करोगे, आपको कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए कि नहीं। ये 5-6 क्वेश्चन पूछने के बाद वो भेज देगा और फिर विदिन 1 मंथ रेगुलर हियरिंग के लिए बुलाया जाएगा। रेगुलर हियरिंग में फिर चार्ज ऑफिशियल आएगा, उसका डिफेंस जो भी रहेगा, रेलवे की तरफ से कोई प्रेजेंटिंग ऑफिसर नॉमिनेट किया है अगर एसएफ8 के थ्रू वो रहेगा। फिर जो इंक्वायरी के दौरान जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने जो विटनेसेस चार्जशीट में दर्शाए गए हैं, एक-एक विटनेस का एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन में या तो अगर पीओ है प्रेजेंटिंग ऑफिसर तो वो एग्जामिनेशन करेगा, वो नहीं तो इंक्वायरी ऑफिसर खुद एग्जामिनेशन करेगा। एग्जामिनेशन करने के बाद जो डीसी होगा या रेलवे सर्वेंट होगा चार्ज ऑफिशियल वो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। क्रॉस एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद इंक्वायरी ऑफिसर चाहे तो कोई मुद्दों के ऊपर दोबारा उसके ऊपर एग्जामिन कर सकता है, री एग्जामिन बोलेंगे उसको, एग्जामिन कर सकता है और री एग्जामिनेशन के बाद डीसी चाहे तो दोबारा उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा। ये मामला चलेगा। इस तरह 1 बाय 1 इंक्वायरी के अंदर जितने भी विटनेसेस हैं, सब विटनेसेस को एग्जामिन फिर डीसी के द्वारा क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा। जो सारा विटनेस कंप्लीट हो जाएंगे, इसको बोलते हैं कि क्लोजर ऑफ द पार्ट ऑन द पार्ट ऑफ डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के पार्ट में क्लोज हो गया। उसके बाद इसके दौरान जो भी बातें सामने आई, चार्ज ऑफिसर कुछ जनरल क्वेश्चन पूछ सकता है इंक्वायरी ऑफिसर, और उसके बाद इंक्वायरी ऑफिसर चाहे तो सॉरी रेलवे सर्वेंट चाहे या प्रेजेंटिंग ऑफिसर चाहे अगर उसमें अगर है तो वो कुछ अपने विटनेस ला सकता है जो कि इसमें चार्जशीट में नहीं दिए हुए हैं। प्रेजेंटिंग ऑफिसर का अगर कोई विटनेस है तो उनको बुलाया जाता है डिफेंस हेल्पर के रूप में और वो फिर एग्जामिनेशन चलेगा। हम रेलवे के जो डिसिप्लिन अथॉरिटी जो विटनेस बनाए थे सेम उसी पे चलेगा। उसके बाद जो है कहते हैं रेलवे सर्वेंट जो होगा उस वो चाहे तो कुछ विटनेस ला सकता है। तो वो विटनेस लाके
अब रेलवे सर्वेंट के विटनेस आएंगे तो रेलवे सर्वेंट के विटनेस को सबसे पहले एग्जामिनेशन रेलवे सर्वेंट करता है। रेलवे सर्वेंट के एग्जामिनेशन को विटनेस करने एग्जामिन करने के बाद क्रॉस एग्जामिनेशन जो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में आइदर पीओ करेगा या इंक्वायरी ऑफिसर करेगा। तो ये एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन जो भी बातें सामने आ रही है वो सारी कंप्लीट होती है। उसके बाद मैंने जैसे बताया आपको मेन तो ये रहता है, फिर अपनी रिपोर्ट बनाने का जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था। और इंक्वायरी की कंप्लीट के होने के बाद चार्ज ऑफिशियल जो है इंक्वायरी ऑफिसर जो है चार्ज ऑफिशियल को पीओ को लास्ट में रिटर्न ब्रीफ देने का बोलता है कि रिटर्न ब्रीफ दीजिए, और रिटर्न ब्रीफ देने के बाद फिर एक रिपोर्ट बनाएगा जो मैंने स्टार्टिंग में इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताई थी। तो ये एक लगभग इस तरह का पूरा प्रोसेस है जो जस्ट हल्के में बताई थी, लेकिन मैं चाहता था कि रूल्स को डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया हो। जो आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। क्या ना इसको? Yes.